हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं एक नई बुक के साथ आया हूं और नया बुक क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जिसको जनरली इकोनॉमिक्स की बुक हम मानते हैं। इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, वो घटना चक्र इस बुक में शामिल करती है। ठीक है, और ये घटना चक्र का लेटेस्ट बुक है 2025 का। एक क्वेश्चन भी मैंने स्क्रीन पे शो किया है, आप देखेंगे कि ये यूपी पीसीएस 2024 का क्वेश्चन है। इससे ये स्पष्ट है कि ये आपका अपडेटेड बुक है और लेटेस्ट बुक है, और इसमें जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस के हो, यूपीएससी प्री के हो, वो सारे क्वेश्चन हम एक साथ कवर करने वाले हैं। उसके अलावे जो भी बुक में नोट्स अवेलेबल रहता है, बुक का जो भी नोट्स है, उस नोट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। और हम क्वेश्चन पर आएंगे दोस्तों, तो पहले हम नोट्स पर आते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इकोनॉमिक्स के अलावे मैंने पॉलिटी के लगभग 10 या 11 क्लास करा दिए हैं। उसके अलावा हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की, फिर जियोग्राफी की, और इसके अलावा बायोलॉजी की। ये सारी वो बुक्स हैं जो मैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे। और अगर आप घटना चक्र का सॉल्यूशन चाहते हैं हर एक बुक की लेटेस्ट एडिशन की, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर जरूर सब्सक्राइब कर लें। काफी काम का यूट्यूब चैनल है। आपका जो भी एग्जाम होता है, जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबका सॉल्यूशन हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और आप देख ही रहे हैं कि घटना चक्र का जो लेटेस्ट बुक है, इसको हम सॉल्व करने में लगे हुए हैं। बीच में कुछ टाइम तक वीडियो नहीं आ पाए, उसके बहुत सारे अपने पर्सनल कारण हैं, जिसके कारण वीडियोस में नहीं ला पाया। लेकिन अभी मैं रेगुलर हूं, और रेगुलर मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो डेली अपलोड हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हिस्ट्री, बायोलॉजी और पॉलिटी और ज्योग्राफी के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा रहे हैं, और इनके प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जाके आप वहां से देख सकते हैं। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की। ये भी लेटेस्ट बुक है और अभी लॉन्च ही हुई है। ठीक है, तो अब क्लास की जो पीडीएफ है, कई लोग पीडीएफ भी मांग कर रहे हैं, तो पीडीएफ के लिए भी हम जल्द ही एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे और उस पर आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। 1 से 2 दिन के अंदर ये काम कर लिया जाएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और साथ ही साथ कमेंट भी करके जाएं। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ता हूं मैं आगे और स्टार्ट करता हूं। देखें दोस्त, अब अपना जो टॉपिक है दोस्तों आज का, मैं एक बार आपको बता देता हूं। जैसे आपने थंबनेल में भी देख ही लिया, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, इसके बारे में पहले हमें पढ़ना है। तो पहले हम नोट्स देख लेते हैं बुक के, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले ये समझिए दोस्तों कि अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति थी, वो ग्रामीण थी और साथ ही साथ ये अविकसित थी। अंग्रेजों से पूर्व की बात की जा रही है, जब अंग्रेजों का आगमन होता है भारत में 1600 ईस्वी में, उससे पहले की ये बात है। ठीक है, यानी कि उससे पहले जो अर्थव्यवस्था थी, उसका जो टाइप था, प्रकृति थी, वो ग्रामीण थी और साथ ही साथ वो अविकसित थी। ठीक है, विकासशील भी नहीं, अविकसित। अब यहाँ पर देखेंगे, गांव उस समय एक पृथक इकाई होती थी, और व्यवसाय जो था उस समय वंशानुगत चलता था। वंशानुगत का मतलब एक वंश के लोग ही व्यवसाय करते थे। ठीक है, जिनको व्यापारी जैसे हम बोलते हैं। मान लीजिए कि ए जो है ये व्यवसाय करते हैं, तो इनके जो फिर संतान होंगे, जो पुत्र होंगे, वो भी व्यवसाय का ही काम करेंगे। तो ये हुआ आपका वंशानुगत कार्य। ठीक है, तो ये वंशानुगत था उस समय व्यवसाय। यहाँ का प्रमुख जो व्यवसाय था वो कृषि था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी यह उन्नत था। यानी कि उद्योग के क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे थे, लेकिन प्रमुखता जो थी वो कृषि की थी। ठीक है, प्रमुख होने का मतलब क्या है कि जो अधिक संख्या है, जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा है, वो कौन सा काम कर रहा है, तो वहां पर कृषि का कार्य किया जा रहा है अधिकांश लोगों द्वारा। अब यहाँ देखें कि भारत द्वारा उत्पादित, ठीक है, उद्योग क्षेत्र में क्या उत्पादन हो रहा है। देखिए, भारत द्वारा उत्पादित जैसे रेशमी है और सूती वस्त्र है, वो विश्व में उन्नत गुणवत्ता के माने जाते थे। और आप देखें कि जब अंग्रेज भी भारत आते हैं, तो यहाँ से भी वो नील के, रेशम के और इन सभी चीजों का निर्यात करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ संगमरमर का कार्य, नक्काशी का कार्य, सोने चांदी चांदी के आभूषण और पत्थर पर तराशी का जो कार्य है, वो बहुत ही उत्तम किस्म का होता था भारत में। इसका निर्यात किया जाता था भारत से। ठीक है, निर्यात की वस्तुओं में जो प्रमुख वस्तुएं थे, नील, अफीम,
मसाले ये सब शामिल थे। अफ़ीम और सोरा मुख्यतः उस समय में बिहार से प्राप्त होते थे जब अंग्रेज थे, मॉडर्न टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रकार 17वीं और 18वीं शताब्दियों तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान रहा, यानी कि जब स्टार्टिंग में अंग्रेज आए उस समय भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो अपने पारंपरिक यानी कि पुराने जिस तरह से वो चलती आ रही थी उसी स्वरूप में वो गतिमान रही यानी आगे बढ़ रही थी। ठीक है। अब देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत पर न केवल राज किया बल्कि इसको एक उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश का क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि देश को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। देश का शासन किसी और के द्वारा चलाया जा रहा था, जैसे कंपनी के द्वारा चलाया गया। कुछ समय तक आप देखेंगे कि भारत पर लगभग 1757 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा। फिर 1858 में जब ये क्राउन के हाथों में चला जाता है यानी महारानी के नाम पर शासन चलता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया शासन। तो दो टाइप से अंग्रेजों ने शासन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, फिर ब्रिटिश सरकार ने खुद शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी थी, निश्चित तौर पर अल्प विकसित थी, बहुत कम विकसित विकास हुआ, और विकास हुआ भी तो अंग्रेजों ने अपने फायदे की जो चीजें थी वही बनाई या उसी के क्षेत्र में विकास किया। ठीक है। गतिहीन थी और सुस्त अर्थव्यवस्था रही। सुस्त का मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाला। किसी भी देश का विकास उस देश की कृषि एवं उद्योग पर आधारित होता है। निश्चित तौर पर देश का विकास होने का मतलब ये है कि कृषि में वो आगे बढ़ रहा है और साथ ही उद्योग भी बहुत अच्छे से या बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कृषि के लिए अब क्या चाहिए? देखिए, कृषि के लिए शक्ति की जरूरत है, साख की परिवहन सेवा चाहिए। परिवहन सेवा जैसे मान लीजिए कृषि में सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना रहता है तो परिवहन व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है। और ऐसे में देखेंगे कि उद्योग के लिए मशीनरी, विपणन की सुविधा, विपणन यानी कि मार्केटिंग, बैंकिंग, ये सब, परिवहन का, संदेश वाहन का यानी कम्युनिकेशन का, ये सारे सिस्टम अच्छे होने चाहिए, तब जाकर के उद्योग में तेजी आ सकती है। यदि कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है तो उसे इन आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिसमें आप देखेंगे शक्ति के रूप में उसको कोयला, ईंधन, तेल, ऊर्जा, इन सभी चीजों पर ध्यान देना होगा जहां जहां से उसको पावर या एनर्जी प्राप्त होता है, जैसे कि कोयला हो गया, ईंधन हो गया, तेल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, फिर वायु हो गया, ये सब। परिवहन के क्षेत्र में क्या-क्या किया जा सकता है? जैसे रेल का निर्माण, सड़कों को अच्छा बनाना, पोत और वायु परिवहन, जितने भी टाइप के परिवहन हैं सबको एकदम टंच रखना। और ये देखेंगे संदेश वाहन, कम्युनिकेशन में आप देखेंगे डाक हो गया, तार हो गया, टेलीफोन सुविधा, रेडियो, बेतार का तार, और जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो सब। बैंक और वित्त, विपणन में देखेंगे मार्केटिंग में आपका बैंक हो गया, वित्त हो गया, बीमा हो गया, ये सब। विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है ये सब। और सामाजिक मद में जैसे आप देखेंगे शिक्षा अच्छे से मिले सबको, स्वास्थ्य सबका अच्छा हो, ये सब होना चाहिए, तभी जा करके हम अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं या अपने देश को बहुत तेजी से विकास की ओर लेके जा सकते हैं। स्वतंत्रता के समय उपयुक्त सभी आधारभूत ढांचे में कमी थी। निश्चित तौर पर आप देखेंगे ईंधन का वही हाल था, सड़क और रेल का वही हाल था, टेलीफोन और डाक, निश्चित तौर पर अगर कहीं विकास इसका हुआ भी था तो वो अंग्रेज लोग अपने इस्तेमाल के लिए उसका विकास करते थे। अब देखेंगे स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की एक कॉलोनी का रूप ले चुकी थी। कॉलोनी का रूप क्यों? क्योंकि आपका जो अंग्रेज थे वो लोग सारी चीजें अपने सिस्टम के अनुसार उसको डेवलप कर रहे थे। कृषि उत्पादन में कमी थी, किसान उस समय गरीब थे क्योंकि किसानों से अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं है, सत्ता उनके हाथ में है। ठीक है। वो तो बस टैक्स पर टैक्स वसूले जा रहे थे। कृषि उत्पादकता विश्व में सबसे कम थी उस समय पर, संगठित उद्योग भी बहुत कम थे, लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे। जो थोड़े बहुत थे भी उद्योग वो भी बड़े केंद्रों में केंद्रित थे, बड़े शहरों में केंद्रित थे, और कहाँ पर? जहाँ पर अंग्रेजों की टीम थी। भारी एवं आधारभूत उद्योग थे ही नहीं उस समय। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता है, किंतु नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए हैं, जिसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख कहा जा सकता है, यानी विकास की तरफ अग्रसर। ठीक है, विकास की ओर बढ़ना। देखेंगे दोस्त आप, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया है। ठीक है। सभी योजनाओं का प्रमुख एवं मौलिक उद्देश्य देश में समन्वित एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना रहा है।
नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अन्य कार्यक्रम चलाए गए तथा भारत की गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप में विकसित हुआ। बढ़ता सार्वजनिक विकास, व्यय, बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण और साथ ही साथ सड़क, रेल परिवहन इत्यादि का विकास, कृषि का मशीनीकरण एवं हरित क्रांति, औद्योगिक विस्तार, बढ़ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि अनेक विकासोन्मुख घटक हैं। यानी कि ये बात हो रही है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की। नियोजन काल का मतलब वही है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब आगे बढ़ना शुरू हुआ भारत, तब की बात है। तब ये जो बेसिक चीजें थी, बेसिक जो नीड्स थी, इन सभी पर बहुत जोरों शोरों से काम किया गया। आप देखेंगे पंचवर्षीय योजना जब प्रारंभ की गई, 5 इयर्स प्लान, तो हर एक 5 साल में बिल्कुल टारगेट सेट रहता था कि हमें कम से कम इन इन चीजों में इतना टारगेट अचीव करना है। ठीक है, और ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, जितनी भी यहाँ पर बेसिक नीड्स हैं, उन सबको टारगेट किया जा रहा था पंचवर्षीय योजनाओं में। तो आगे वो सब भी देखने को मिलेगा। और इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है, जरूर पढ़ना चाहिए। चाहे आप देखे हैं कि जो लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं रहता है, वो भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि भारतीय नियोजन अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ है। किस प्रकार हुआ है, जैसे आप देखेंगे नियोजन काल में कृषि का उत्पादन बढ़ा है, आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई है। जो भी बेसिक उद्योग होते हैं, जो बड़े उद्योगों को उत्पन्न करने के लिए या चलाने के लिए, रन करने के लिए जिनकी आवश्यकता है, पहले उनका अधिष्ठापन किया गया। आप देखेंगे लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में तेजी से विकास हुआ, जिससे भारत का आयात कम हुआ। यानी भारत जो अपना उद्योग विस्तार करने के लिए या कृषि के लिए या किसी भी प्रकार के विकासात्मक कार्य के लिए दूसरे देशों से अलग अलग चीजों का आयात करता था, वो कम हुआ, क्योंकि उनका निर्माण अपने देश में होना शुरू हो गया। विदेशी निर्भरता में कमी आई। निश्चित तौर पर जब हम सभी चीजों को अपने देश में बनाने लगेंगे तो विदेशी निर्भरता में कमी आएगी और ऐसे में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक भी मिलती है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए, जैसे जमींदारी उन्मूलन, भूमि पर कृषि को अधिकार दिलाना, बंधुआ प्रथा समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, सहकारी आंदोलन का विकास, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करना तथा किसानों की ऋण मुक्ति घोषणा इत्यादि। कहने का मतलब वही है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि समाज में भी इसको कहीं ना कहीं समाज को भी साथ में विकसित किया जा रहा है, ताकि अर्थव्यवस्था उसी के पैरेलल आगे बढ़ सके। ठीक है, जैसे जमींदारी उन्मूलन को खत्म कर दिया गया, किसानों के ऋण से मुक्त किया गया, किसानों के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए, अलग अलग योजनाएं चलाई गई। ठीक है, बंधुआ प्रथा को समाप्त किया गया। तो ये सब दर्शाता है कि जो यहाँ अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी है। अब आगे देखेंगे, आखिरी पैराग्राफ में है, उपयुक्त विकासोन्मुख तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत यद्यपि अपनी विकसित अर्थव्यवस्था तक नहीं पहुंच पाया है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहां आर्थिक विकास के समन्वित एवं योजनाबद्ध प्रयास जारी हैं। यानी कि अभी भी ये विकसित अवस्था में तो नहीं पहुंचा है भारत का अर्थव्यवस्था, लेकिन अभी भी ये विकासशील है, यानी विकास की प्रगति पर है, और आगे चल करके ये बहुत जल्द विकसित अर्थव्यवस्था में इसकी गिनती होने लगेगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आप इतना बात समझ पाए। पहला सवाल दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। सब ऑप्शन है आपके पास, आप देखेंगे जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। तीसरा है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। और चौथा है जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। देखिए दोस्त, ये चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आपसे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या मतलब पूछ रहा है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आपका पब्लिक सेक्टर तो हो ही साथ प्राइवेट सेक्टर भी मिला हुआ हो, यानी पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी मिला हुआ हो, यानी कि सरकारी और साथ में निजी।
दोनों। जैसे आप देखेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ऐसा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था और यही व्यवस्था भारत में भी है। आप देखेंगे कई चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन किया गया। इधर आपने सुना होगा पिछले 1-2 सालों में या 3 सालों में, जैसे रेलवे को प्राइवेट कर देना या फिर कई सारे एयरलाइंस हैं जिनको प्राइवेटाइज कर दिया गया। कई सारी ऐसी सरकारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट हाथों में सौंप दी गई। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि यहाँ पर निजी क्षेत्र भी विद्यमान है, यानी प्राइवेट सेक्टर भी है और साथ में पब्लिक सेक्टर भी है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र भी है। तो दोनों क्षेत्र अगर मिलके अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं आगे, या अर्थव्यवस्था में दोनों की भागीदारी शामिल है यहाँ पर, सभी चीज़ें यहाँ पर सरकारी नहीं है या सारी चीज़ें प्राइवेट नहीं है। आप देखेंगे इंडिया में कुछ चीज़ें सरकारी हैं और कुछ चीज़ें प्राइवेट हैं। ठीक है, जैसे नेटवर्क कंपनी आप देखेंगे बीएसएनएल एक जो है ये सरकारी है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर भी प्राइवेट और सरकारी दोनों ही सेक्टर शामिल हैं। तो ऐसे में हम इस अर्थव्यवस्था के रूप को क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आप देखेंगे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? बृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन सी होगा निश्चित तौर पर, अभी मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन आप तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये सेम टाइप का है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो। अगला सवाल देखिएगा दोस्त, यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ बोला गया है और ये सवाल देखिए 2024 का है, यूपी पीसीएस प्री का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी इकोनॉमिक्स दृष्टि से आप देखें तो इनमें से कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट वो ट्रू हो सकता है? पहला स्टेटमेंट है भारतीय जो अर्थव्यवस्था है यह एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और तीसरा कि जे.एम. किन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं दोस्तों, अभी हमने पढ़ा इतना लंबा चौड़ा जो नोट्स, उसमें ये बात क्लियर था कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी विकसित नहीं है। विकसित नहीं है तो ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था ही हुई। अल्प विकसित के कई सारे गुण अभी भी मौजूद हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। और दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये हमने पढ़ ही लिया अभी। मिश्रित क्यों है? क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर दोनों ही शामिल है, और दोनों शामिल है इसलिए यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीसरा है कि जे.एम. किन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं, ये गलत है, क्योंकि जो फादर ऑफ इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स, ये कहलाते हैं एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ। तो ये याद रखिए आप, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। तो यहाँ पर केवल पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर आप सोल्यूशन में भी देख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। हालांकि इसमें कई सारे अभी भी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं शामिल हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है क्योंकि इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र शामिल हैं। और साथ ही साथ अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, न कि जे.एम. किन्स। सवाल देखिएगा दोस्त, यहाँ पर फिर से पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित है, समाजवादी है, पूंजीवादी या गांधीवादी? तो मिश्रित अभी हमने पढ़ा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए सही है। बाकी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का अस्तित्व साथ में रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। ठीक है, समाजवादी में यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर निजी का कोई मामला नहीं है, आप देख रहे हैं। और दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी का मतलब जिसके पास पूंजी होता है। ठीक है, इसमें सरकार का कुछ खास रोल नहीं होता है। पूंजी वाले लोग निजी जो रहते हैं, स्वामित्व अलग अलग उत्पादनों पर, अलग अलग साधनों पर निजी यानी प्राइवेट व्यक्ति का स्वामित्व रहता है। ठीक है, यानी कि अधिग्रहण रहता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है, अतः इस प्रणाली या इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। तो इन सब में आप समझ गए होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। सवाल फिर से आप देखेंगे, अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर कोई नहीं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी सही।
सवाल भी सेम प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी सेम है, इसको भी छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह सही होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, किस रूप में परिभाषित किया जाए? एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, जहां खाद्य की कमी है, श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी जहां श्रम अधिक होता है, श्रम यानी कि मजदूरी अधिक होता है, काम अधिक होता है, ठीक है, श्रमिक से श्रम बना है, श्रमिक क्या करते हैं, श्रम करते हैं, वैसे ही जो मजदूर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। श्रम का मतलब कार्य करना, एक तरह से मेहनत करना, कार्य करना, ठीक है। एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, जहां व्यापार अधिक होता है। एक पूंजी आधिक्य, यानी जहां पूंजीवादी लोग अधिक हैं। तो चूंकि अर्थव्यवस्था यहाँ की पूंजीवादी है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। व्यापार आधिक्य, क्या आपको लगता है यहाँ व्यापार अधिक है? बिल्कुल भी नहीं है। ये श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हम भारत की अर्थव्यवस्था को दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो जनसंख्या है दोस्तों, जनसंख्या काफी अधिक है, और जहां जनसंख्या अधिक होता है, निश्चित तौर पर वहां श्रम भी अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता क्या हो सकती है? पहला है प्रति व्यक्ति निम्न आय, दूसरा पूंजी निर्माण की निम्न दर, और तीसरा है निम्न आश्रितता अनुपात, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं अल्प विकसित का, अल्प विकसित किसको बोलते हैं, या फिर विकसित किसको बोलेंगे? विकसित होने का सबसे पहला और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें क्राइटेरिया है, वो ये है कि पर कैपिटा जो आय है, यानी कि इनकम है, ये अधिक होना चाहिए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय अधिक होना चाहिए। यहाँ अल्प विकसित होने का मतलब निश्चित तौर पर है कि प्रति व्यक्ति आय कम होगा, तो ये पहला ऑप्शन सही है। पूंजी निर्माण की दर भी बहुत कम होगी, ये भी सही है। निम्न आश्रितता अनुपात, ये यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं भी हो सकता है, निम्न और उसका कोई यहाँ पर इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, और तृतीय क्षेत्र वाला भी यहाँ पर गलत है। तो पहला और दूसरा यानी कि ऑप्शन ए सही है। सबसे पहला चीज यही देखा जाता है कहीं भी अर्थव्यवस्था अगर विकसित है तो, कि वहां प्रति व्यक्ति आय कितना है, ठीक है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर जो आय होता है वो भी अधिक होता है। आप देखेंगे यहाँ अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन काफी निम्न स्तर का होता है। अब निम्न स्तर का क्यों होगा? अगर उसकी आय कम है तो रहन सहन भी उसी हिसाब से होगा, आय अधिक है जिसका, उसका रहन सहन उस हिसाब से होता है। आप देखें, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम लेकिन जनसंख्या का स्तर अधिक होता है, यानी किसी भी चीज का उत्पादन कम हो रहा है लेकिन वहां पर उपभोक्ता जो है, जनसंख्या जो है वो अधिक हो रहा है, तो ऐसे में रहन सहन भी निम्न स्तर का ही होगा निश्चित तौर पर। आप देखेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला तो प्रति व्यक्ति आय कम होना, जीवन स्तर लो होना यानी कि निम्न होना, जनसंख्या अधिक होना, बेरोजगारी और अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर यानी अल्प रोजगार होना या बेरोजगारी अधिक होना, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य यानी कृषि क्षेत्र अधिक होना, और पूंजी निर्माण की जो दर होती है वो भी निम्न होती है, और आय की विषमता यानी कि किसी का आय अधिक हो जाना, किसी का आय बहुत कम हो जाना। तो ये सारे जो गुण हैं, ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ पीसीएस का सवाल है, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? अभी हमने उसका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखी। अब आप देखेंगे आय का असमान वितरण, ठीक है, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, बैंक और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। अब यहाँ जो ऑप्शंस गिवन है, आप देखेंगे आय का असमान वितरण, ये सही हो सकता है। उच्च निर्भरता दर भी सही हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सबसे पहला तो 4 नंबर जो है ऑप्शन आपको, चौथा जो स्टेटमेंट है, बैंक और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के कारण को नहीं मॉडिफाई करता है। तो आप देखें कि चौथा वाला तो गलत है, और चौथा ऑप्शन जिसमें भी है वो सारे ही गलत हैं, यानी कि ये तीनों तो गलत हो गए।
और डी आप देखेंगे उपरोक्त में सभी कह रहा है तो सभी में चौथा भी आ जाएगा, इसलिए डी भी गलत है। तो बचता है ई, यानी कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो सही है। अब आप देखेंगे अगर डिटेल में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखिए क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये अल्प विकसित है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय निम्न होगा। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, अब चूंकि प्रति व्यक्ति आय ही कम है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी कम होगा। जनसंख्या अधिक होगा, यानी जनसंख्या का भारी दबाव रहेगा। गरीबी अधिक रहेगी, कृषि पर निर्भरता अधिक रहेगी, बेरोजगारी अधिक रहेगी, तकनीकी कौशल कम रहेगा, टेक्निकल जो एबिलिटीज हैं ये तो निश्चित तौर पर कम रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी अधिक है, कृषि पर निर्भरता है, गरीबी अधिक है। ठीक है, साक्षरता का दर जो है वो कम रहेगा, रूढ़िवादी या परंपरावादी समाज रहेगा, यानी समाज भी विकसित नहीं है, समाज भी रूढ़िवादी है, परंपरावादी है, पुराने ख्यालों पर चलने वाली है। ठीक है, विकास के लिए योजना बनाना और योजनाओं पर व्यय करना। ठीक है, तो ये सारे जो गुण हैं, और भी हैं एक दो। आगे आप देखेंगे राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, यानी कि वर्तमान टाइम में आप देखेंगे तो जो अर्थव्यवस्था का या फिर राष्ट्रीय आय का जो रेट है वो काफी हद तक और अच्छा हो चुका है, आगे बढ़ चुका है। आप देखेंगे कि उपयुक्त विशेषताएं भारत को अल्प विकसित यानी कि अंडर डेवलप्ड देश के रूप में संदर्भित करती है। हालांकि भारत अब विकासशील देश का दर्जा प्राप्त कर चुका है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जब का है उस समय उसको अल्प विकसित मान सकते। अगला सवाल आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। पहला है, यानी विकासशील इसको क्यों माना जा सकता है, कौन कौन से ऐसी विशेषताएं हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की जिसके कारण हम इसको विकासशील मान सकते हैं। पहला है कृषि मुख्य व्यवसाय है यहाँ का। दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी है। और तीसरा यानी बेरोजगारी अधिक है, कृषि की अधिकता है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, यानी मानव पूंजी यहाँ पर कम है। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, ये गलत हो सकता है, क्योंकि देखो अब मान लो प्रोटीन का ही प्रति व्यक्ति के पास सेवन उच्च हो जाए, लेकिन प्रोटीन के अलावा और भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, विटामिन्स हो गए आपके, और भी कई सारी चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो केवल प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च हो जाने से हम उसको विकासशील या विकसित नहीं मान सकते हैं, तो ये तो गलत है निश्चित तौर पर। कृषि की अधिकता निश्चित तौर पर है भारतीय अर्थव्यवस्था में, बेरोजगारी भी है, और मानव पूंजी की गुणवत्ता जो है वो भी काफी कम है अभी। ठीक है, सभी के पास कैपिटल नहीं है यहाँ पर। तो आप देखें कि पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। बाकी आगे आप देखते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है या फिर विकासशील अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। और ऐसा कहने का क्या कारण हो सकता है, कुछ विशेषताएं आप देखिए, जैसे कृषि प्रधान है, पूंजी निर्माण दर निम्न है, अत्यधिक जनसंख्या है और जनसंख्या वृद्धि भी अधिक है, जनसंख्या अधिक होने से बेरोजगारी है यहाँ पर, और प्रति व्यक्ति आय काफी कम है यहाँ पर, औद्योगिक पिछड़ापन है, तकनीकी पिछड़ापन है, अभी हमने देखा कि तकनीकी कौशल में भी भारी कमी है यहाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था है ही, आयात पर निर्भरता अधिक है यहाँ पर, क्योंकि सारी चीजें अभी इंडिया के अंदर नहीं डेवलप की जा रही हैं या उसका प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हो रहा है पूर्ण रूप से, तो कई सारी चीजें दूसरे देशों से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। निरक्षरता यहाँ पर है अभी भी। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं विशेषताएं हैं, ये विकासशील अर्थव्यवस्था होने को दर्शाती हैं या फिर अल्प विकसित होने को दर्शाती हैं। हालांकि अल्प विकसित अब उतना नहीं रह गया है, काफी हद तक ये विकसित हो चुका है और अभी भी विकास कर रहा है, इसलिए इसको विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। अगला सवाल सेम टाइप का, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है किस रूप में, पिछड़ी और गतिहीन रूप में, विकासशील के रूप में, अर्ध विकसित या विकसित। तो विकसित तो नहीं है, ना ही अर्ध विकसित है, ना ही पूरा तरीके से पिछड़ी है, अभी के समय पर यह विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। कृषि की प्रधानता है, बिल्कुल है, अभी आपने देखा कि कृषि की प्रधानता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। उद्योग की प्रधानता बिल्कुल भी नहीं है, उद्योग यहाँ पर बिल्कुल भी उद्योग की प्रधानता नहीं है। न्यून यानी कि कम प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल सही है, यहाँ पर निम्न प्रति व्यक्ति आय है। और बृहद बेरोजगारी, तो बेरोजगारी निश्चित तौर पर यहाँ पर काफी अधिक है अभी, और इसीलिए इसको अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था माना जाता है। तो आप देखें कि पहला, तीसरा और चौथा सही है, पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा केवल गलत।
आप देखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन डी उस हिसाब से सही होगा, पहला, तीसरा और चौथा, क्योंकि दूसरा तो गलत है तो ये गलत हो गया। उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण है, ये याद रखिएगा। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, अतः उद्योग की प्रधानता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता हेतु उपयुक्त नहीं है। ठीक है, उपयुक्त नहीं है होना चाहिए, जबकि अच्छा, अनुपयुक्त है आप कह सकते हैं, जबकि शेष तीनों लक्षण जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को बताते हैं। अगला सवाल देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, पिछड़ी हुई है, विकसित है, अल्प विकसित है या विकासशील है। तो विकासशील मानेंगे ये, चूंकि आप देखेंगे टाइमिंग देख सकते हैं, 1995 का क्वेश्चन है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील है। अगर ये आपका कहा जाता कि जब देश आजाद हुआ 1947 या 1950 इसके आसपास का टाइम रहता, तब उस समय हम अल्प विकसित इसको मानते थे, लेकिन 1995 आते आते यह विकासशील कैटेगरी में आ गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी विकासशील ही कैटेगरी में है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन के ढांचे, उत्पादन के स्वरूप और उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता रहता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन देखा जाता है। सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। कौन सा लक्षण यहाँ पर नहीं है ये पूछा गया है। श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण का न्यून दर या प्राकृतिक संसाधनों की कमी। देखिए, इसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है ये पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। इनसे ऑप्शंस के बारे में देखते हैं तो श्रम की न्यून कार्य क्षमता यानी श्रम थोड़ा कम होना, कार्य क्षमता कम होना, प्रति व्यक्ति आय कम होना, ये तो हमने देखा ही था, ये सही है। पूंजी निर्माण की दर जो है ये कम होना, ये भी सही है। श्रम की न्यून कार्य क्षमता, ये भी सही है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी जो है यही गलत है, यानी कि ऑप्शन डी को हम यहाँ पर सही मानेंगे। कारण कि भारत में आप देखेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी नहीं है, खास करके जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा है यहाँ पर, प्राकृतिक संसाधनों की, इनकी कमी बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्याप्त मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है। आप देखेंगे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है ये, लेकिन यही है कि इनका उपयोग सही ढंग से नहीं हो रहा है और उसके कारण ही जो भारतीय अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं वो अभी भी विकासशील कैटेगरी में है। जब इन संसाधनों का उपयोग सही तरीके से किया जाएगा, उस गति से किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर भारत आगे बढ़ेगा और विकसित कैटेगरी में शामिल। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। स्वैच्छिक, समाज सेवा, किसानी यानी खेती, परिवहन या फिर नौकरी। सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों कि आर्थिक क्रिया क्या है। देखिए, आर्थिक का मतलब क्या हुआ। आर्थिक का मतलब जहां पर पैसे से संबंधित कोई बात है, इकोनॉमिक से रिलेटेड बात है, तो हम आर्थिक बोल सकते हैं, इकोनॉमिकली। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे आर्थिक क्रिया हम उसी को कह सकते हैं जहां पर पैसे का बात हो, या आप यूं समझ लो कि जहां पर कुछ ना कुछ इनकम हो, आय बने, इनकम जनरेट हो जहां। ठीक है, अगर जहां इनकम जनरेट हो रहा है तो हम बोलें कि वो कार्य जो है वो आर्थिक क्रिया है, वहां पैसे बन रहे हैं, इनकम जनरेट हो रहा है। जैसे आप देखेंगे खेती, खेती में भी उत्पादन होता है, उसके बाद उसको बेचने से आय होता है, चाहे वो आय अनाज के रूप में हो, अनाज के रूप में या फिर पैसे के रूप में हो, लेकिन आय तो है वहां। परिवहन में भी इनकम होता है और नौकरी में तो इनकम रहता ही है, लेकिन जो समाज सेवा है, समाज सेवा में किसी भी प्रकार का इनकम नहीं है, इसलिए हम ए को बोलेंगे कि भाई ये जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगर आप देखते हैं यहाँ सॉल्यूशन भी, आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का उपयोग से है। सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन करती हैं, जहां इनकम जनरेट हो, अर्थात आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। आर्थिक क्रियाएं क्या क्या हो सकती है, जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निवेश, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण इत्यादि। इसके अलावा कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका उद्देश्य आय का सृजन करना नहीं होता है, जैसे धर्म का प्रचार करना, समाज सेवा, देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो कर किया गया कार्य, ये सारे स्वैच्छिक कार्य हैं, यानी अपने मन से, अपनी इच्छा से कार्य करना। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक महत्व है, यानी आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ महत्व नहीं है। सामाजिक व्यवहार, शक्ति का संसाधन, पूंजी संसाधन या फिर प्राकृतिक संसाधन। अब निश्चित रूप से यहाँ पर सामाजिक व्यवहार सही होगा, क्योंकि इसका कोई आर्थिक संबंध नहीं है या आर्थिक रूप से इसमें कोई भी चीज नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार के संसाधन की बात करो, अगर संसाधन है तो वहाँ आर्थिक बातें जरूर आएगी, आय जनरेट भी होता है वहां पर, लेकिन सामाजिक व्यवहार में कोई आय नहीं बनता है, इनकम नहीं जनरेट होता है और ये आर्थिक तत्व भी नहीं। यहाँ पर देखते हैं तो आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो आर्थिक तत्व और दूसरा
अनार्थिक तत्व। ठीक है, ये दोनों ही आर्थिक विकास में जरूर सहायक होते हैं। आर्थिक तत्व में जिसमें जो मेन रूप से शामिल है वो है प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति और जनसंख्या, यानी श्रम अधिक करने वाली जनसंख्या होनी चाहिए, पूंजी निर्माण। और भी यहाँ पर है, आगे मैं दिखाता हूँ। अनार्थिक तत्व में देखिए जैसे सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, जिसमें इनकम जनरेट नहीं हो, ठीक है, लेकिन वो भी जरूरी है आर्थिक विकास के लिए। सामाजिक जो घटक है ये भी निश्चित तौर पर आर्थिक विकास के लिए तो एक निर्धारक तत्व जरूर है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ ये सीधे सीधे पैसे का मामला नहीं है, चाहे धर्म से संबंधित कार्य हो या राजनीतिक से संबंधित हो, ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट जरूर है आर्थिक विकास के लिए। वैसे ही आप आर्थिक तत्वों में देखेंगे तकनीक और नवाचार, पूंजी उत्पाद और साथ में संगठन इत्यादि। और यहाँ पर आप अनार्थिक में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटक, वैज्ञानिक घटक, ये सारी चीजें जो है ये अनार्थिक घटक में या अनार्थिक तत्वों में आती हैं। अब अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन यानी जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं, उसका भाग नहीं है। तेल क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार या शासकीय और सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार। जो द्वितीय जनरेशन है उसके लिए सरकार ने किन किन चीजों को चिन्हित किया है, आप देखेंगे सबसे पहले तो निश्चित तौर पर तेल क्षेत्र में सुधार करने को टारगेट लिया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार को भी टारगेट लिया गया है, और सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, ठीक है, जैसे आईआईटी हो गया या अलग अलग और भी संस्थाएं होती हैं उनमें भी सुधार करने को टारगेट में लिया गया है, एम्स हो गया जैसे। लेकिन न्यायिक प्रणाली को अभी टारगेट नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर उसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आप देख सकते हैं, थोड़ा डिटेल सोल्यूशन भी देख लेते हैं हम। आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त विकल्पों में से न्यायिक प्रणाली में सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के भाग हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही। आखिरी सवाल पर आते हैं दोस्तों आज की वीडियो का। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति के हितों का, या व्यक्ति और राज्य दोनों का, या फिर राज्य का, या उपयुक्त में से किसी का नहीं? तो आप देखें, आप बताओ कि क्या भारतीय मॉडल जो है अर्थव्यवस्था का वो केवल किसी व्यक्ति विशेष को फोकस करता है, या व्यक्ति के साथ साथ राष्ट्र यानी कंट्री को भी फोकस में रखता है? ऐसा तो नहीं सोचता है कि केवल व्यक्ति का वृद्धि हो जाए या विकास हो जाए लेकिन कंट्री का नहीं हो। तो निश्चित तौर पर ये तो गलत होगा। या फिर केवल देश के बारे में भी नहीं, यहाँ राज्य का मतलब देश से है, ठीक है, तो यहाँ ऐसा भी नहीं है कि केवल देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोचा जाता है, उसमें रहने वाले जो भी लोग हैं, नागरिक हैं भारत के, उनके बारे में भी, उनकी सुरक्षा की भी बात की जाती है। तो भारतीय मॉडल हमेशा ऐसा ही रहा है कि व्यक्ति और राज्य दोनों के बारे में सोचा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे हम डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आखिरी सवाल था इस वीडियो का। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, और इसके स्वरूप को अपनाने का यही कारण है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत पब्लिक और प्राइवेट यानी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की देश के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य यानी स्टेट करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन प्रशासन व्यक्ति यानी पर्सन, जो निजी व्यक्ति होता है जिसका वह सेक्टर है, उसके हाथों में रहता है। इस प्रकार विकास का जो भारतीय मॉडल है वो राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ये आज का आखिरी सवाल था इस वीडियो का। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर लाइक नहीं किया होगा तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।